Chapter number 5, Emerging Mode of Business. Good morning, ma'am. Good morning. First is, what do you mean by e-business? Yes. Can you tell what do you mean by e-business? E means electronic business. E-business means conducted the business activities over the internet or any computer network. That is e-business. ठीक है ना? Means buying and selling process by electronic means is known as e-business. तो ई बिजनेस की हम बात करते हैं. बिजनेस यहाँ जो है वर्ड, इसमें इंक्लूड है ट्रेड, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री. अब इसमें एक आता है कि डिफरेंस बिटवीन ई कॉमर्स एंड ई बिजनेस. ई कॉमर्स एंड ई बिजनेस. ई कॉमर्स एंड ई बिजनेस हम मोस्टली समझते हैं एक ही चीज है, ठीक है ना, पर इनमें डिफरेंस है. ई बिजनेस जो है वो वाइडर टर्म है, ठीक है, उसमें काफी कुछ इंक्लूड है. जबकि ई कॉमर्स क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है. सिर्फ अगर हम देखें ई कॉमर्स मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. लेकिन ई बिजनेस में हमने कहा ऑल द बिजनेस एक्टिविटीज, प्रोडक्शन भी हो गया, अकाउंटिंग भी हो गया, फाइनेंस भी हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, स्टाफिंग से, स्टाफ रखने से रिलेटेड हो गया. जो भी चीजें बिजनेस में यूज होती है वो ई बिजनेस में आती है. तो डिफरेंस समझ आ गया. ई कॉमर्स मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ goods and services only, but e-business includes all the activities. नेक्स्ट आ जाता है इसमें स्कोप ऑफ ई बिजनेस. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है स्कोप ऑफ ई बिजनेस. फर्स्ट इज बी टू बी. इससे रिलेटेड आपको काफी क्वेश्चंस आते हैं. बी टू बी, बी टू सी, और मैंने कई बार करवाए हैं और इनके पॉइंट्स भी लिखवाए हैं, ठीक है ना. तो फर्स्ट है बी टू बी कॉमर्स. बी टू बी मीन्स बिजनेस टू बिजनेस. इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आएंगे वो मोस्टली आपको एक लाइन दी होगी और ऑप्शंस दिए होंगे. बताइए ये लाइन किससे इंडिकेट करती है, ठीक है. पहले तो पता होना चाहिए बी टू बी मीन्स बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजेक्शंस. जो भी ट्रांजेक्शंस दो बिजनेस यूनिट्स में होंगी, दो बिजनेस फर्म्स में होंगी, उसे बी टू बी कहेंगे, ठीक है. लाइक शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, कोई नेगोशिएशन है, कोई डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स है. जैसे हमने मारुति उद्योग का लिया था. मारुति कुछ चीजें अपनी लगाती है, कुछ चीजें दूसरी कंपनी से लेती है. तो ये बिजनेस टू बिजनेस की जो डीलिंग होती है उसे बी टू बी कहते हैं. नेक्स्ट इज बी टू सी कॉमर्स. बी टू सी मीन्स बिजनेस टू कस्टमर की बात हम कर रहे हैं. जब भी कोई बिजनेस कस्टमर को कोई फैसिलिटीज देती है, ठीक है ना, तो वो बी टू सी में आ जाता है. फॉर एग्जांपल एटीएम, ठीक है, एटीएम की फैसिलिटीज हमें मिलती है एज अ कस्टमर्स को मिलती है. डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेलिंग की, आफ्टर सेल सर्विसेज की, प्रमोशनल एक्टिविटीज की. तो ये सारी जो भी चीजें आएंगी वो बी टू सी में जाएंगी, ठीक है ना. अगर मैं सी टू बी बोलूं तो कस्टमर विल ऑल्सो मेक अ एडजस्टमेंट. लाइक सी टू बी में हम कहेंगे टोल फ्री नंबर्स पे कॉल करना. वो कौन करता है? कस्टमर करता है. किसको? बिजनेस को करता है. तो ऐसे भी हो सकता है. बी टू सी के साथ ही सी टू बी भी हो सकता है. नेक्स्ट आता है सी टू सी. सी टू सी मीन्स कस्टमर टू कस्टमर, और ये तो सबसे इजी वाला है. कस्टमर टू कस्टमर हम काफी सारी जो है डीलिंग्स करते हैं,
ठीक है, जैसे हमने eBay का किया, फिर हमने OLX का किया, ठीक है ना। कौन कौन सी चीजें हैं जो आप C2C कर सकते हो? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बुक्स आ सकता है, हाउस होल्ड इक्विपमेंट्स आ सकते हैं, वाटर सिस्टम साइड सिस्टम है, ठीक है ना। आप हमारा ये ले जाइए और उसके बदले वो दे दीजिए। तो इस टाइप की चीजें जो वो C2C में आती है। C2C में ये है कि जो पेमेंट होती है वो हम अननोन लोगों को देते हैं, कोई कंपनी तो है नहीं, ठीक है ना। हो सकता है इसमें हमें धोखा भी मिल जाए, पर जो भी ट्रांजेक्शन होती है वो ठीक ही होती है। और लास्ट आ जाती है इंट्रा बी कॉमर्स। इंट्रा बी कॉमर्स जो है, अगर हम कहें, वो आ जाती है इंटरेक्शन और डीलिंग बिटवीन वेरियस डिपार्टमेंट एंड पर्संस विद इन द फर्म। अगर हम वेरियस डिपार्टमेंट्स की बात कर रहे हैं फर्म के अंदर, तो वो इंट्रा भी हो जाएगी। हम मैंने पहले भी डिफरेंस बताया हुआ इंटर और इंट्रा में। तो इंट्रा होता है जब आपस में ही हो, जैसे मार्केटिंग का प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के साथ हो, सेल्स का रिसर्च या फाइनेंस डिपार्टमेंट के साथ हो, जब भी आपस में कोई भी मीटिंग होती है, जैसे रिपोर्ट करना एम्प्लॉयज का अपने सीनियर्स को, रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन करना, ट्रेनिंग देना, डेवलपमेंट करना, तो ये सारे पार्ट हैं इंट्रा बी कॉमर्स के। अब रही बात आती है कि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे आते हैं। आपको एक लाइन दी होगी और आपको उनमें से फाइंड आउट करके लिखना होगा कि ये किसका है, ठीक है ना। वो एग्जाम्पल कुछ भी हो सकता है, आपने फाइंड आउट करके उससे रिलेटेड उसको लिखना है। मैंने पहले भी एक एग्जाम्पल बताया था, फिर बताती हूँ। मिस्टर राजीव है, उन्होंने अपना सोफा सेट सेल करना है और उन्होंने OLX पे लगा दिया है, तो ये क्या हुआ? C2C हुआ, ठीक है ना। कंपनी ने डिसीजंस लेने हैं एम्प्लॉयज के साथ, ठीक है, हर डिपार्टमेंट के, तो ये क्या हुआ? इंट्रा बी हुआ। तो इस टाइप के आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं। हम इसमें और भी एग्जांपल्स ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब बताना है आपने लॉजिंग ऑफ कंप्लेंट्स बाय कस्टमर। लॉजिंग ऑफ कंप्लेंट्स बाय कस्टमर, ये किसका? हाँ जी बताइए। लॉजिंग ऑफ मैम कंप्लेंट B2C। B2C आ जाएगा। सेलिंग एंटीक आइटम्स, सेलिंग एंटीक आइटम्स, ये किस में आ जाएगा? C2C। रिपीट करो। C2C। नो, सेलिंग एंटीक आइटम्स हम मानते हैं ये C2C होगा, क्योंकि एंटीक आइटम्स हो गई, बुक्स हो गई, ठीक है ना। इंफॉर्मेशन अबाउट द क्वालिटी एंड ड्यूरेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट, ये किसके अंडर आएगा? इंफॉर्मेशन अबाउट क्वालिटी एंड ड्यूरेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट। हर्षना आप बताइए किसके अंदर आएगा? इंफॉर्मेशन अबाउट द क्वालिटी एंड ड्यूरेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट। आपको नीचे ऑप्शंस होंगी, नो डाउट, B2B, B2C, C2C या इंट्रा बी, पर आपको पता भी तो हो। नहीं आए। इंफॉर्मेशन अबाउट द क्वालिटी एंड ड्यूरेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट। C2C। हाँ जी, C2C करेक्ट है, ठीक है ना। देखो, जो काम आपको लग रहा है एक दूसरे को बताया जा रहा है वो C2C में है। अब मैं कहूँ आफ्टर सेल सर्विसेज, आफ्टर सेल सर्विसेज एक कस्टमर को तो देगा नहीं, ऑब्वियस है। एक बिजनेस कस्टमर को दे सकता है आफ्टर सेल में सर्विसेज, तो यहाँ B2C आ जाएगा। इस टाइप का सोचना है। इनवाइटिंग टेंडर्स, इनवाइटिंग टेंडर, टेंडर फिल करना है, उसके लिए इनवाइट करना है, तो कौन किसको करेगा? B2C। B2? नो, मैम B2B। B2B। ये आ जाएगा B2B।
हाँ जी बताइए, क्या था वो? इनवाइटिंग B2B टेंडर्स। टेंडर्स B2B इनवाइट करने के लिए हम किस में आता है? B2B 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 करेक्ट है, टेंडर्स आपस में करते हैं। उसके अलावा है प्लेसिंग ऑर्डर्स एंड गिविंग इंस्ट्रक्शंस टू सप्लायर। प्लेसिंग ऑर्डर एंड गिविंग इंस्ट्रक्शंस टू सप्लायर। इंट्रा-B C2C मैम इंट्रा-B हम कस्टमर से इंट्रा-B ऑर्डर प्लेस करते हैं। मैम इंट्रा है। इंट्रा भी आ जाएगा, क्योंकि इंट्रा भी क्या होता है, एक फर्म दूसरी फर्म को ऑर्डर भी दे रही है और सप्लायर को इंस्ट्रक्शंस भी कर रही है। ये विद इन अ कंपनी होता है, ठीक है ना, सप्लायर्स को इंस्ट्रक्शंस देना, ठीक है ना। जहां देखो B2B और बी इंट्रा बी में थोड़ा सा आपको लगेगा सेम है, आपने दो फर्म से सोचना है और एक डिपार्टमेंट का भी सोचना है, तो फिर फर्क पता चलेगा। अब मैं कहूँ कोलैबोरेशंस, कोलैबोरेशंस किस में होती है? B2B B2B दो फर्म्स के बीच में होती है, तो ऐसे आपने याद रखना है, ठीक है ना। इसके बाद आ जाता है डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल बिजनेस एंड इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस। ये आपको डिफरेंस अच्छी तरह आना चाहिए और बहुत ही इजी है, हमने कई बार किया है। इससे रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। किस टाइप के आ सकते हैं, आपको कुछ लाइन दी होगी और आपको फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। ट्रू फॉल्स भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल लेके बता देती हूँ। मीन्स ई बिजनेस की अगर हम बात करें, ई बिजनेस इज इजी टू फॉर्म, इट इज ट्रू और फॉल्स? ई बिजनेस इज इजी टू ट्रू फॉर्म, ट्रू और फॉल्स? मैम ट्रू है। तो मैम ट्रू है। ठीक है ना, तो यानी कि ये ट्रू है, आपने आराम से बता दिया। फिर आ सकता है ट्रेडिशनल बिजनेस इन्वॉल्व लेस कॉस्ट ऑफ सेटिंग, तो ये ठीक है। फॉल्स फॉल्स, फॉल्स मैम। हाई कॉस्ट ऑफ सेटिंग लगती है एक बिजनेस को एस्टेब्लिश करने। तो आपको डिफरेंस भी पता हो और आपस में पॉइंट्स का भी पता हो, हमने कई बार लिखवा दिए ये पॉइंट्स, तो उसको भी अच्छी तरह कर लेना। इसके अलावा बेनिफिट्स ऑफ ई बिजनेस भी आ जाता है कि एक ई बिजनेस का क्या बेनिफिट है। वो बेनिफिट जब आप करोगे वो डिफरेंस में आपको पहले ही आ जाएगा, ठीक है ना। स्पीड का, वाइडर रेंज का, इजी टू फॉर्म, इजी टू डिसॉल्व आ जाएगा, ठीक है। लो इन्वेस्टमेंट आ जाएगा, ग्लोबल रीच है। तो यही सारे पॉइंट्स तो आपके डिफरेंस के हैं, तो उसमें से आपका ये कंप्लीट हो जाएगा, उसके लिए अलग से हमें करवाने की जरूरत नहीं है। साथ ही थोड़ी लिमिटेशंस भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। लिमिटेशंस में आ जाएगा, जब आप डिफरेंस करोगे ट्रेडिशनल के साथ तो आपको इसके लिमिट्स भी पता चल जाएंगी। जैसे है लो पर्सनल टच, इसी पे पॉइंट आ सकता है अब आपको, क्योंकि ई बिजनेस में पर्सनल टच बिल्कुल नहीं होता, ट्रेडिशनल बिजनेस में पर्सनल टच होता है, ठीक है ना। इसके अलावा है इसमें डिले इन डिलीवरी हो जाता है ऑर्डर टेकिंग और गिविंग में, जबकि उसमें ऐसा कुछ नहीं होता, उसमें तो आप उसी वक्त प्लेस करते हो ऑर्डर, उसी वक्त आपको मिल जाता है। यहाँ पर डिले भी, मैम रिस्क भी हाँ जी, मैम रिस्क भी होता है ई हाँ बिजनेस में। तो है ही है। इसके अलावा ठीक है, पेमेंट का भी वो है, एथिकल फॉल आउट्स भी हो जाते हैं, कई लोग हमारे अकाउंट्स को चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। और ज्यादातर लोग नई टेक्नोलॉजी से अवेयर नहीं है, तो वो ई बिजनेस को नहीं फॉलो करते। तो बहुत सारी चीजें हैं, वो आप डिफरेंस जब करोगे आपको इसमें हो जाएगा। अब आ जाता है इसमें ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स। जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स का हमारा टॉपिक था वो तो हमारा आना ही नहीं है, ठीक है ना। ये आपको देखो इतने इजी में डिफरेंस दिया हुआ, इस डिफरेंस को आपने पढ़ लिया तो काफी क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। पूरा चैप्टर ही इसी पे टिका हुआ है, ठीक है ना। अगर ये डिफरेंस आ गया प्लस आपको वो आ गए B2C और स्कोप वाला, तो बस पूरा चैप्टर आपका यही कंप्लीट हो जाता है। अब रही बात ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स की, अगर हम बात करें ऑनलाइन जो ट्रांजेक्शन्स है हमारी, ठीक है ना, वो हमारे ये टॉपिक हमारा वैसे मोस्टली कट चुका है, ठीक है। छोटी छोटी चीजों का आपको पता हो, मैंने आपको पहले भी बताई थी सारी। जैसे कि ऑनलाइन बिजनेस का क्या था,
रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, फिर ऑर्डर्स कैसे प्लेस किए जाते हैं, ठीक है ना। ऑर्डर प्लेस करने के बाद हम उसकी पेमेंट करते हैं, ये हमने किया हुआ है पूरा के पूरा प्रोसीजर, ऑनलाइन प्रोसीजर जो है। ऑर्डर प्लेस होता है, फिर पेमेंट्स का होता है, पेमेंट्स है कैश ऑन डिलीवरी होगी, ठीक है। पर ये हमारे अब ऐसा है ना कि ये टॉपिक पूरी तरह कट चुका है, तो इसको छोड़ ही देते हैं, अभी करो ही मत आप इसको, ठीक है। आपने सिर्फ वही छोटा सा टॉपिक करना है, ई बिजनेस से रिलेटेड और ट्रेडिशनल बिजनेस में डिफरेंस एंड स्कोप, बस यही खत्म कर देना। क्लियर है। मैम जाते हैं हम चैप्टर नंबर 4 पे, क्योंकि मंडे को आपका पेपर है, थोड़ा सा आप समझ लीजिए। चैप्टर 4 हमारा चैप्टर है बिजनेस सर्विसेज का, जो इंश्योरेंस का चैप्टर था, आपको सबको पता है, और आपने प्रोजेक्ट भी बनाया। अब तो सारे इंश्योरेंस आपको रटे होने चाहिए, बताने की जरूरत नहीं है कि इंश्योरेंस से रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। आपको कोई भी प्रिंसिपल की एक लाइन दी होगी और आपको नीचे ऑप्शंस में दिया होगा, तो आपने बता देना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल पर्सन हैज टेकन मोर देन वन इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर द सब्जेक्ट मैटर, सेम सब्जेक्ट मैटर, तो बताइए ये कौन सा प्रिंसिपल हुआ। If a person has taken more than one insurance policy for a same subject of matter, then the insurance will contribute the amount of loss. बताइए कौन सा प्रिंसिपल हुआ, अगर आपको ऑप्शन आ भी जाए तो। मैम कंट्रीब्यूशन। प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन, बिल्कुल इजी है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट बताइए, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द इंश्योर्ड मस्ट हैव इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी, बताइए। According to this principle, the insured must have insurable interest in the subject matter of the insurance policy. मैम इंश्योरेबल इंटरेस्ट। कौन सा? इंश्योरेबल इंटरेस्ट। ठीक है, इंश्योरेबल इंटरेस्ट का प्रिंसिपल है। बाकी भी स्टूडेंट्स बताएंगे या एक ही बताएगा सिर्फ सब कुछ, फिर पूरे मार्क्स उसी को दे दूं मैं? हाँ जी वानी, अब आपने बताना है। According to this principle, the cause or reason for the loss must be related with the subject matter of insurance contract. According to this principle, the cause or the reason for the loss must be related to the subject matter of insurance contract. Means reason same होना चाहिए जो आपने कॉन्ट्रैक्ट में बोला था, अगर कोई और रीजन हुआ तो कंपनी आपको पे नहीं करेगी। बताइए कौन सा प्रिंसिपल है? वानी, आफ्ताब, बताइए। हाँ जी मयंक, बताइए। मनप्रीत, आप बताइए। मैम एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दो प्लीज। क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द कॉज और द रीजन फॉर द लॉस मस्ट बी रिलेटेड टू द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। मैम प्रिंसिपल ऑफ कॉज प्रॉक्सिमा। लाइन में ही दिया हुआ है कॉज और रीजन, यानी कि क्रॉस प्रॉक्सिमा का जो है, क्रॉस प्रॉक्सिमा का जो प्रिंसिपल है वो वाला अप्लाई होगा। इनको प्लीज अच्छी तरह प्रिंसिपल्स को कर लेना, बार बार बताने की जरूरत नहीं है एक ही बात को मुझे, ठीक है ना। अगर बोल रही हूँ तो यानी कि कुछ तो होगा ना अच्छा आपके लिए जो करना है। इसके अलावा आपने टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस जो है, लाइफ इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, मैरीन इंश्योरेंस, इनका डिफरेंस हो या जैसे भी हो, इनको स्टडी करके जाना, इससे रिलेटेड काफी आएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक क्वेश्चन लूं कि इट हेल्प्स इन प्रोटेक्शन एज वेल एज इन्वेस्टमेंट, बताइए वो कौन सी इंश्योरेंस है जो प्रोटेक्शन के साथ इन्वेस्टमेंट भी देती है। तो आपको ऑप्शन आ जाएंगी, लाइफ है, फायर है या मैरीन है, तो आप इजीली बता सकते हो अगर आपको बताता हो। हाँ जी बताओ, कौन प्रोटेक्शन के साथ इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, हमारी कौन सी पॉलिसी होती है वो?
लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। लाइफ इंश्योरेंस। फायर और मेरीन तो सिर्फ प्रोटेक्शन देती है, लेकिन लाइफ की क्या है, अगर आपको कुछ नहीं भी होता तो पैसा तो मिल जाता है, उनमें तो पैसा ही नहीं मिलेगा बाद में। और ऐसे ही हमने लाइफ इंश्योरेंस के काइंड्स भी किए थे, होल लाइफ इंश्योरेंस, एंडोमेंट लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है ना, और भी थी इसमें मैंने करवाई थी, तो इनके मीनिंग्स भी पता हो, ठीक है। मान लो फॉर एग्जांपल आपको आ जाए वो पॉलिसी जो डेथ के केस में ही सिर्फ मिलती है, वो कौन सी है, कि जब डेथ होगी तभी मिलेगी, वो कौन सी पॉलिसी है, तो आपको पता होना चाहिए। ऑप्शंस है, नहीं है, फिलिंग द ब्लैंक्स भी है, ट्रू फॉल्स भी है, हर तरह के क्वेश्चंस है, तो आपको अच्छी तरह ये पता होना चाहिए। इसके अलावा फायर इंश्योरेंस तो है ही है, मैरीन इंश्योरेंस के भी 3 टाइप्स थे आगे, हल इंश्योरेंस थे ना, फ्रेट, तो वो भी अच्छी तरह कर लेना, क्योंकि सर्विसेज तो आने नहीं, सिर्फ इंश्योरेंस तक ही है, कार्गो इंश्योरेंस, फ्रेट इंश्योरेंस, हल इंश्योरेंस, वो भी आपको एक लाइन में पता होना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी किस पे एप्लीकेबल नहीं होता, लाइफ इंश्योरेंस पे एप्लीकेबल नहीं होता प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी, तो ये पता होना चाहिए। बाकी कई बार इस चैप्टर को मैंने रिवाइज करवाया हुआ है, ठीक है। अब हमने सारे चैप्टर्स रिवाइज करवा लिए हैं, अपनी अच्छी से तैयारी कीजिए, आपके लिए तो फिर भी इजी हो गया कि ऑब्जेक्टिव हो रहा है सिर्फ,